friends, myself Dr. Ankita Singh Chapotia, PhD in Biotechnology. Also, I have qualified CSI and NetJRF with All India Rank 103. Today, we are going to discuss, in fact, we are going to start the chapter B cell receptor and T cell receptor. And they both share a common feature in their structure, which is actually hidden in the word immunoglobulin. कई बार ऐसा कहा जाता है, मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट बन जाता है कि इम्यूनोग्लोबुलिन मीन्स एंटीबॉडी. गलत नहीं होगा, बट हाँ, ऑल एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन, बट एवरी इम्यूनोग्लोबुलिन इज एंटीबॉडी. ये थोड़ा कहना उतना सही नहीं होगा. क्यों? चलिए शुरू करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन के स्ट्रक्चर से. देखिए, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन है, ये तो सबको बहुत ही क्लियरली पता है. लेकिन अब ये इम्यूनोग्लोबुलिन क्यों कहलाती है, इसको एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोटीन को हमने इम्यूनोग्लोबुलिन ही क्यों कहा है? इसके पीछे दो कारण हैं. एक कारण तो ये है कि उसका स्ट्रक्चरल फीचर जो है ग्लोब्युलिन, अगर हम इम्यूनोग्लोबुलिन को दो भागों में बांटे, इम्यूनो प्लस ग्लोबुलिन, उसका जो स्ट्रक्चर है ग्लोब्युलर शेप, जो टर्शियरी स्ट्रक्चर जो हमारा मतलब कि टर्शियरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो एक ग्लोब्युलर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है ग्लोब्युलर टाइप की कैटेगरी में, वो उसको अगर रिवील किया गया, मतलब इसको जब स्टडी की गई तो पता चला कि ग्लोब्युलर स्ट्रक्चर का है. दूसरा, मैक्सिमम जितने भी आपके इम्यून रिसेप्टर्स हैं इन द इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी, वो इस इम्यूनोग्लोबुलिन को ही बिलोंग करते हैं. सब में एक कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर है. जैसे कि यहाँ पे मैंने, आप लोग देख सकते हैं, मैंने लिखा भी है कि इम्यूनोग्लोबुलिन में मेनली इट्स अ वेरी बिग फैमिली दैट कवर्स बी सेल रिसेप्टर, टी सेल रिसेप्टर एंड इम्यून रिसेप्टर. और क्यूबे अगर आप लोग पढ़ते हो, इम्यूनोलॉजी की बहुत अच्छी किताब है, तो उसमें चैप्टर 3 में चैप्टर 3 में पेज नंबर 80 में एक सेकेंड पैराग्राफ की एक हेडिंग है कि एंटीबॉडीज, क्योंकि उसमें शुरुआत जो है ना वो रिसेप्टर ऑफ एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीजेनिक रिसेप्टर ऑफ एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, इस तरह से शुरुआत हुई है. ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले उन्होंने बी सेल के रिसेप्टर्स को बताना जरूरी समझा. उसमें ये लिखा है कि भैया एंटीबॉडीज आर मेड अप ऑफ मल्टीपल इम्यूनोग्लोबुलिन डोमेन्स. बहुत गहरी एक इसमें इस हेडिंग के भीतर ना बहुत गहरा एक राज है कि भैया जितने भी एंटीबॉडीज होते हैं, जितने भी, दे आर एक्चुअली नथिंग, दे आर मेड अप विद द मल्टीपल, कई सारे इम्यूनोग्लोबुलिन डोमेन्स से बनते हैं. अभी डोमेन क्या होता है? डोमेन अगर हम इसका इंग्लिश से हिंदी में अगर इसका मतलब खोजने की कोशिश करें तो इट्स एन लाइक वर्किंग, एक कार्य करने का एक पर्टिकुलर जगह जो होती है, स्पेसिफिक फॉर एंड स्पेशलाइज्ड फॉर टू परफॉर्म समथिंग, है ना, कोई स्पेशल तरह का कार्य वहां पे चल रहा हो. बिल्कुल वही है यहाँ पे. अगर आप इसको भी रिलेट करेंगे, डोमेन एक बल्जिंग ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना लेता है. उस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर का काम वही होता है कि उसको ग्लोबुलर स्ट्रक्चर शेप प्रदान करना. ज़्यादा अब इसके डिस्कशन में नहीं जाते हुए हम सीधे स्ट्रक्चर की बात करते हैं. देखिए, बी सेल रिसेप्टर सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो बी सेल रिसेप्टर एग्जैक्ट वही होते हैं जो कि मेम्ब्रेन में बी सेल की मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं. और हमने, क्योंकि इससे पहले जो लेक्चर्स हैं उसमें हमने बात की थी कि व्हेनेवर अ बी सेल इंटरेक्ट विद द एंटीजन, it start to secrete the antibodies in its environment, and these antibodies, these protein exact same in structure, especially for the antigenic receptor वाला जो भाग होता है वो सेम होता है to the membrane receptor और membrane adhered molecule of B cell. देखिए, यहाँ पे जो मैंने बनाने की भी आप लोगों को कोशिश की है कि भैया जो सिक्रीटेड एंटीबॉडी, जैसे ही एंटीजन से इसका इंटरेक्शन होता है, इट स्टार्ट टू सिक्रीट, और ये एंटीबॉडीज एग्जैक्ट सेम होती हैं उन एंटीबॉडीज से या उन मॉलिक्यूल सरफेस प्रोटीन से जो कि आपके बी सेल के सरफेस पे पाए जा रहे हैं. ठीक है, इसकी स्टडी भी करके इसका क्रॉस चेक भी कर लिया गया है. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए. इनफैक्ट एक आर्टिफिशियल इस तरह के एंटीजन या कह लिए रीजेंट बनाए गए जो कि एंटीबॉडी से रिलीज करें, और जैसे ही वो सिक्रीट आउट होती है वो सेम स्ट्रक्चर शो करते हैं टू दैट ऑफ द सरफेस पे जो आपके एंटीबॉडी प्रेजेंट होती हैं बी सेल की. तो ये पुष्टि हो गई कि हाँ भैया, जब भी कोई एंटीजेनिक एनकाउंटर होता है बी सेल से तो वो सेम तरह के अपने एनवायरनमेंट में भी रिलीज करती है और अपने सरफेस पे भी उसी का सबसे ज्यादा एक्सप्रेशन होता है.
ठीक है, अब कैसे हम इम्यूनोग्लोबुलिन, ये वाली बात को अब हम प्रूव करेंगे कि एंटीबॉडीज आर मेड अप विद मल्टीपल डोमेन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, अब ये मैंने एक लीनियर स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनाया है जो कि एक थ्रेड जैसा आपको देखने में मिलेगा। हमें मालूम है, जो हम ये भी हम चैप्टर की हम डिस्कस कर चुके हैं, जो हमने प्रोटीन स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट्स वगैरह के बारे में भी, कि भाई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं प्रोटीन के। ये वाला होता है अल्फा हेलिक्स, जो कि मैं प्रैक्टिकली अगर दिखाऊं तो एग्जैक्टली ये कुछ, ये अल्फा हेलिक्स हो गया। और अगर बीटा शीट में आपको जाना है तो ये मेरे पास एक इस तरह का स्पाइरल हेयर बैंड है, तो आप देख सकते हैं कि जब भी इस तरह का इस तरह की फोल्डिंग होती है प्रोटीन में तो वो बीटा शीट, अब इट डिपेंड्स कि वो पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, तो बट ये जब भी इस तरह की फोल्डिंग प्रोटीन में होती है तो बीटा स्ट्रैंड कहलाते हैं। और जब ये आपस में पेयरिंग करते हैं बाय डिफरेंट बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड मेनली, तो ये कहलाने लगता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। ठीक है ना, तो वही कुछ हो रहा है, फोल्डिंग हुई, ठीक है, ये बीटा स्ट्रैंड बने, फोल्डिंग हुई, और आपस में जब इन्होंने पेयरिंग की हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, तो देन इट फॉर्म्स द स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज बीटा शीट्स। नाउ द नंबर ऑफ बीटा स्ट्रैंड कैन बी 2 to 5, ठीक है, and secondly the bond that is present over here is the hydrogen bond। ठीक है, अब ये भी बात हमें मालूम है कि स्टेबल स्ट्रक्चर, एक स्टेबल स्ट्रक्चर के लिए प्रोटीन के इस तरह के एंटी पैरेलल पेयरिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। ठीक है, तो ऑब्वियसली एंटी पैरेलल ही पाया जा रहा होगा, नहीं तो ये एक अच्छा एक एंटीबॉडी का एक फंक्शनल स्वरूप नहीं ले पाता। ठीक है ना, तो विद इन द एंटीबॉडीज द प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट, दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन, जो फोल्डिंग होती है वो एंटी पैरेलल टाइप की होती है ऑफ बीटा शीट्स। ठीक है, नाउ अगर हम यहाँ देखें, ये मैंने ग्लोबुलिन इस तरह का स्ट्रक्चर, अगर हम इसकी, तो बहुत ही मैंने इंटरनल दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे अगर हम ब्रॉडली देखें तो इसकी फोल्डिंग कुछ इस तरह की होती होगी, और अगर हम ये देखिए, एक अल्फा हेलिक्स बनाता होगा। ठीक है, अल्फा हेलिक्स बनते बनते ये, ठीक है, ये बीटा शीट्स बनाता होगा, बीटा शीट्स इस तरह से मूव होते होते एक पूरा एक सिंगल ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बनाता होगा। अब ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या, इसकी स्टेबिलिटी के लिए केवल और केवल हाइड्रोजन बॉन्ड ही प्रेजेंट होते होंगे? तो आंसर है नहीं। इसके अलावा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी होते हैं, कुछ डाइसल्फाइड इंटरेक्शंस भी होते हैं। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन मेनली बिकॉज ऑफ हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड की वजह से होंगे। ठीक है, लॉन्ग जो भी साइड चेन्स होती है अमाइनो एसिड की, ये सब हम डिटेल में प्रोटीन स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर आपको दोबारा रिवाइज करना है और मेरी लिंक नहीं मिल रही हो तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, मैं शेयर कर लूंगी वो लिंक आप लोगों से। ठीक है, तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा डाइसल्फाइड लिंकेज, ठीक है, एंड आपका हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी इन्वॉल्व रहते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी इन्वॉल्व रहते हैं, वो स्ट्रक्चर बनाते हैं एक सिंगल इस तरह का ग्लोबुलर का। नाउ दीज ग्लोबुलर स्ट्रक्चर joined with each other via this kind of loosely unstructured polypeptide segment। ठीक है, फिर दोबारा एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, एंड स्पेशली जो आपका बाइंडिंग फॉर एंटीजेनिक रिसेप्टर और एंटीजेनिक बाइंडिंग के लिए मेनली एक जो डोमेन या जो पार्ट बनता है, स्कैफोल्ड बनता है, वो बाहरी सतह पे पाया जाता है। लाइक ये जैसे हमारा ये डोमेन है, यहाँ पे कुछ बीटा स्ट्रैंड्स पाए जाते होंगे जो कि लूजली आपस में इतना कॉम्पैक्ट नहीं वो बाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो एक लूजली स्ट्रक्चरल स्कैफोल्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। स्कैफोल्ड का मतलब ये होता है कि एक इस तरह का, जैसे आप लोगों ने पुराने टाइम में चलता था जब फ्लैट का ना हो के एक सिंपल घरों के उसमें बाहर की ओर एक थोड़ा सा एरिया छोड़ते थे, वो एरिया में आप बच्चे खेलते भी थे, आप कुछ काम भी कर सकते थे। दैट इज़ लाइक फॉर मल्टीपर्पज टास्क के लिए होता है, एक छोटा सा एरिया छोड़ा जाता था। तो उसको एग्जैक्ट हिंदी वर्ड में पाड़ कहते हैं, पाड़, जहाँ पे आप अपना कुछ भी
एक्टिविटी कर सकते हैं। तो इस तरह का एक बाहरी सतह पे एक कुछ एरिया, ये कुछ बीटा स्ट्रैंड आपस में लूजली फोल्डेड रहते हैं, और एंटीजेनिक रिसेप्टर के लिए जो उनकी साइड चेन्स होती है ना, साइड चेन, दे फॉर्म एक्चुअली द रिसेप्टर साइट फॉर different kind of antigen to get docked on that site, on this scaffold in the outer region of this immunoglobulin. ठीक है, so this is all about the immunoglobulin that forms ultimately the antibody or the B cell receptor. Fine. Another important thing that I am missing right now, yeah, the domain structure provide the molecular backbone. ये जो domain structure होता है ना, it provide actually the molecular backbone, while loosely folded structure can be, ये जो loosely folded structure है, it can be adapted to bind specifically to many antigenic structure. ठीक है ना, जैसा कि मैंने बताया ये अब बहुत सारे इनकी साइड चेन इन्वॉल्व होती हैं और ये अलग अलग एंटीजेनिक रिसेप्टर बनाती हैं। ठीक है, अब इसके बारे में अब हम और ज़्यादा डिटेल में बी सेल रिसेप्टर दैट इज एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के ही हम उसका डायसेक्शन करेंगे। ठीक है, उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। उसके बाद टी सेल, और जो मैंने यहाँ पे इम्यून रिसेप्टर जो एक और कैटेगरी बनाई है उसमें मेनली आते हैं आपके CD4, 8, 28 और भी कुछ इस तरह के क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि इम्यूनोग्लोबुलिन एक बहुत बड़ी फैमिली है जिसमें कई तरह के इम्यून रिसेप्टर्स आते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ द बी सेल रिसेप्टर स्ट्रक्चर दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, आगे के लेक्चर्स में हम मिलते हैं, डिटेल में बात करेंगे बी सेल रिसेप्टर की। चलिए, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।